92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी और आपसे मुलाकात फेस टू फेस कर पाना मुश्किल, इसीलिए बिग स्पॉटलाइट में हाजिर हूं। और आज मेरे मेहमान डॉक्टर शलभ अग्रवाल हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। डॉक्टर शलभ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग स्पॉटलाइट में। थैंक यू योगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे आपके पास्ट के बारे में, थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में। व्हाट ऑल आर यू डूइंग दीस डेज? सो योगी, मेरी बेसिक स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी है। यूरोलॉजी ऐसी फील्ड है जो किडनी ब्लैडर प्रोस्टेट जो यूरिन सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करती है। एंड मेनली ये सर्जिकल ब्रांच है। सो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 14 ईयर्स का है सर्जिकल ब्रांच में। और यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन मैंने आर्मी हॉस्पिटल से किया है दिल्ली में। और उसके बाद मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूँ, हर तरह के केसेस हैंडल करने में एक्सपर्ट हूँ। और जी, साथ के साथ हर तरह का मेडिकल मैनेजमेंट और यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो भी बीपीएच के बारे में होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे है सर, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की बात करने से पहले कि आखिर ये प्रोस्टेट है क्या? योगी, प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो हर मेल की बॉडी में होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोस्टेट एक बीमारी है। प्रोस्टेट बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट एक नॉर्मल ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में होता है, ह्यूमन मेल बॉडी में होता है। और इसकी लोकेशन जस्ट हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, बिल्कुल उसके नीचे होती है। और जो पेशाब की ट्यूब ब्लैडर से निकलती है वो प्रोस्टेट के अंदर से जाती है। तो ये अखरोट की तरह एक ग्लैंड होता है जिसके बीच में से यूरिन की ट्यूब जाती है। और इसका मेन काम जो होता है वो मेल्स में इस सीमन जो होता है उसका लार्ज वॉल्यूम जो है वो प्रोस्टेट से कंट्रीब्यूट होता है और स्पर्म के नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो मेनली रिप्रोडक्टिव लाइफ में इसका रोल है। लेटर ऑन इसका रोल कम हो जाता है। जी जी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कुछ कॉमन डिजीज कंडीशंस ऑफ प्रोस्टेट, तो वो कौन कौन सी? डिजीज कंडीशन प्रोस्टेट की वेरी करती हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। यंग एज में अक्सर प्रोस्टेट में इन्फेक्शंस होते हैं। और ओल्ड एज में कैंसर और बीपीएच इन दोनों बीमारियों ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू यंगर एज। जी जी। तो आपने बीपीएच का जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये बीपीएच क्या है, आप सबको बताइएगा। सो योगी, बीपीएच एक प्रोस्टेट की बहुत ही कॉमन बीमारी है या कंडीशन है। जैसे हमारे शरीर में बाल सफेद होते हैं, स्किन ढीली होती है, झुर्रियां पड़ती हैं एज के साथ, ऐसी एज के साथ 50 साल के बाद प्रोस्टेट में मांस इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। और जब ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो ये प्रोस्टेट यूरिन के रास्ते में रुकावट करता है। जी और इसकी जी वजह से इनडायरेक्टली यूरिन में दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जी। तो क्या कोई पर्टिकुलर कॉज है बीपीएच का कि इस वजह से होता है? वैसे तो ये एक एज रिलेटेड चेंज है, बट बॉडी में हॉर्मोन्स की एबनॉर्मलिटी या कई लोग प्रीडिस्पोज होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट की पहले से, और जिनको ओबेसिटी है, वो सब इस प्रॉब्लम से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जी। अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, तो बीपीएच से जुड़े हुए सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जो कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें? सो सिम्टम्स प्रोस्टेट की दो वजह से होते हैं। एक तो जब वो पेशाब में रुकावट करता है उसकी वजह से, और दूसरा जब पेशाब में रुकावट होती है तो पीछे ब्लैडर खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो सिम्टम्स मोस्ट ऑफन लोगों को चालू होते हैं कि पेशाब की धार कम हो रही है, पेशाब चालू करने में टाइम लग रहा है, पेशाब करते हैं तो रुक क्या आता है, या फिर उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है पेशाब खाली करने के लिए। कई लोगों को लगता है कि ब्लैडर एक बार में खाली नहीं हो और जल्दी जल्दी पेशाब करने जाते हैं। रात को भी उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए 2 से 3 बार या ज्यादा बार। और कभी कभी तो ये जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है लोगों को कंट्रोल लूज हो जाता है यूरिन पास करने का। पेशाब आता है, एकदम से जाना पड़ता है, नहीं जाए तो निकल जाता है। तो ये सब परेशानियां हैं प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं। जी। तो जितने भी सिम्टम्स आपने बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला सिम्टम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला सिम्टम यूजली अगर धार प्रोस्टेट की आना ही बंद हो जाए, पेशाब खाली बूंद बूंद करके आ रहा है, आदमी जोर लगा लगा के पेशाब कर रहा है, ये सबसे कष्टदायक सिम्टम होता है। या फिर प्रोस्टेट की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, पेशाब में खून आने लगे, बुखार आने लगे, यूटीआई बन जाए या किडनीज खराब हो जाए, ये दिक्कत वाली बात होती है। जी। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट जो हमारे सामने अवेलेबल है रिगार्डिंग बीपीएच?
प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट मुख्यतः दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम प्रोस्टेट के आदमी को कितनी दिक्कत है उसको देख के या तो हम बिल्कुल मिनिमल दवाइयों पे या उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाइयों पे उसको रख सकते हैं। अक्सर ये दवाइयाँ लंबे टाइम तक चलती हैं, बट अच्छी बात यह है ये दवाइयाँ यूजली दिन में 1 या 2 बार लेनी होती हैं और लॉन्ग टर्म में सेफ होती हैं। दूसरा, अगर इन सब बातों से बात नहीं बने या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगे, उस केस में प्रोस्टेट की सर्जरी की जरूरत होती है। तो आजकल सर्जरी भी लेजर के जरिए होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें कोई कट वगैरह नहीं होता, मिनिमम ब्लड लॉस होता है और अर्लीस्ट पॉसिबल रिकवरी होती है। जी। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका बहुत यूज होता है ट्रीटमेंट में, वो है वॉचफुल वेटिंग, उसके बारे में हमें बताइएगा। हाँ, सो वॉचफुल वेटिंग एक तरह की खाली इट्स अ नॉन इंटरवेंशन। हम खाली देखते हैं कि किसी को अगर प्रोस्टेट की वजह से सिम्टम्स हैं तो हम उनको खाली फॉलोअप में रखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे जानते हैं कि सिम्टम में प्रोग्रेशन क्या हुई और कुछ टेस्ट करा के देखते हैं समय समय पर, जैसे 6 महीने में 1 साल पे, कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा। ऐसे केस में अगर आदमी को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम कहते हैं कि आप कोई दवाई ना लें, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इस बीमारी को मैनेज करें। इस चीज जी, को हम तो वॉचफुल वेटिंग कहते हैं। जी, सर्जरी की आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले और अब में सर्जरीज में क्या डिफरेंस हुआ है रिगार्डिंग प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट की सर्जरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। एक टाइम था जब प्रोस्टेट की खाली ओपन सर्जरी होती थी, आदमी को रिकवर होने में हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते लग जाते थे। अब जो सर्जरी होती हैं वो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी का मतलब है कि शरीर में कहीं कोई भी कट नहीं लगाया जाता, यूरिन के रास्ते ही टेलीस्कोप्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो डालते हैं और प्रोस्टेट को काट के निकाल दिया जाता है। उस काटने की विधि में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले स्टैंडर्ड टीयूआरपी होता था, आजकल यही चीज लेजर से हो जाती है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, सर्जरी की सेफ्टी बढ़ती जा रही है, एफिकेसी बढ़ती जा रही है और रिकवरी पीरियड शॉर्टर होता जा रहा है। जी, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कितना बड़ा रोल है, या यूं कहूँ कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसका कितना बड़ा रोल है जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपीएच हो या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक योगी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं बताऊंगा कि जो हमें हेल्प कर सकती हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को, प्रोग्रेशन को डिक्रीज करने में। सबसे पहली चीज़ है बैलेंस डाइट। जैसे बाकी बॉडी के पार्ट्स के लिए एक बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जी। नमक कम हो, फैट कम हो, प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट हो। इस तरह की बैलेंस डाइट शरीर के लिए लेना बहुत जरूरी है। स्पेशल इंक्लूजन रहना चाहिए जिंक और सेलेनियम का, जो कि प्रोस्टेट की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट मल्टी माइक्रो मिनरल्स हैं। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रॉपर फ्लूइड इनटेक। कई लोगों को आदत होती है एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, एक साथ 2 लीटर पानी पी लिया सुबह या रात को सोने से पहले। ये इस तरह का पानी पीना जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है उनके शरीर के लिए और यूरिन सिस्टम के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो इसलिए उनको पानी यूनिफॉर्म मात्रा में लेना चाहिए। कहें तो हर घंटे में 1 गिलास पानी लें जब तक आप जगा हुए हैं। ओवरऑल करीब 2 से 2.5 लीटर पानी शरीर के लिए काफी है। तीसरी चीज जो कहूंगा वो है चाय और कॉफी का इंटेक। ये जी। दोनों चीजें डायरेक्टली ब्लैडर और प्रोस्टेट को अफेक्ट करती हैं और यूरिन की फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ाती हैं। तो किसी को अगर प्रोस्टेट या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए, अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी के और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा हाँ जी। कि अभी जिस तरह वक्त है, कोविड 19 पेंडेमिक है, कोविड 19 के इन्फेक्शन का खतरा है, राइट। तो कुछ खास प्रिकॉशंस विच नीड्स टू बी टेकन केयर स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा योगी। सबसे जरूरी चीज है, जैसे मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करी, आप इनसे अपने घर पे ही इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं कुछ हद तक। दूसरा, अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स होते हैं तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप प्रॉपरली कंसल्ट करें और जानने की कोशिश करें कि ये सिम्टम प्रोस्टेट की वजह से ही है, क्योंकि और चीज तो डेवलप नहीं हो रही है। और उसके अकॉर्डिंग आप घर पे दवाइयाँ चालू कर सकते हैं। जरूरी नहीं जी। है कि बहुत सारे इसके लिए जांचों की जरूरत पड़े। और तीसरी चीज ये है कि जो और बाकी बीमारियां होती हैं शरीर में, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर और कैंसर हो गया, जो जिस चीज की भी आदमी दवाई ले रहा है, उस सब चीजों की आप दवाई लेना कंटिन्यू करें, क्योंकि जब सारी प्रॉब्लम एग्रेवेट होती हैं तो ये प्रॉब्लम पे भी फर्क पड़ता है। जी। चौथी चीज जो जरूरी है कि जो लोग ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं बीपीएच से या उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो इस चीज का ट्रीटमेंट बंद नहीं करें, उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें जब तक वो नेक्स्ट कंसल्टेशन नहीं ले लेते।
जी, मतलब कि कोविड-19 का बहाना ना लगाएं, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल, ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करें। Perfect, sir. Thank you so much, Dr. Shalab, for doing this and coming to Big Spotlight. Thank you, sir. Thank you once again, Yogi. Thank you for having me here, and thank you, listeners, for listening this program. Thank you so much.